नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। न्यूज नेशन नेटवर्क के चैनल न्यूज स्टेट उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के कॉन्क्लेव द लीजेंड उत्तर प्रदेश के गौरव की बात में आप सभी का स्वागत है। कहते हैं जेल एक अलग दुनिया होती है। वहां कई सरकारों में देखा गया कि अलग ही साम्राज्य चलता रहा। इस सरकार में कोशिश है कि जेल में कई सुधार हो और उन सुधारों के जरिए जो कैदी हैं उनकी स्थिति को ठीक किया जाए। और जेल को लेकर जो बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं धर्मवीर प्रजापति जी, होमगार्ड एवं कारागार मंत्री यूपी सरकार। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए और इसके बाद चर्चा की शुरुआत की जाए। धन्यवाद सभी का। धर्मवीर जी, सवाल ये कि कुछ दिन पहले सीएम योगी, हालांकि जेलों को लेकर गंभीर है, जेलों की स्थिति सबने देखी और कोई नहीं चाहता कि वो जेल जाए। ओपन जेल और हाई सिक्योरिटी जेल की बात हो रही है। सीएम ने कहा कि जल्द से जल्द प्रस्ताव तैयार किया जाए, तो विभाग किस तरीके से काम को आगे बढ़ा रहा है? हम लोगों ने भी एक अपनी बैठक विभाग की कर ली है। इस पे हम लोग भी विचार कर रहे हैं और एक बैठक हमने कल भी की है जी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो निर्देश हम लोगों को मिलता है उसे हम आगे बढ़ाते हैं और हम खुद भी कुछ न कुछ विचार करते रहते हैं कि जो बंदी हैं, हमारा मानना है कि बंदी दो तरह के होते हैं। एक पेशेवर अपराधी होता है, एक अनायास घटित घटना में बंदी बन जाता है। जो पेशेवर कैदी है, नियम के अनुसार जो जेलों की व्यवस्था है वो रहेगी, और जो अनायास घटित घटना में कैदी बन जाते हैं और वो पश्चाताप करते हैं, तो उनके साथ मानवीय व्यवहार करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। एक घटना हमने दूसरी देखी। हम जा रहे थे ऑफिस से घर, चौराहे पे एक महिला बैरक की महिला बंदियों की गाड़ी और पेशी से आ रही होगी, हमारी गाड़ी के सामने रेड लाइट पे खड़ी थी। उसमें भी हमने देखा कि गाड़ी में जो जाली होती है, वो छोटी सी बच्ची उस गाड़ी की जाली पे हाथ रख करके बाहर की दुनिया झांक रही थी। वो भी हृदय को झकझोरने वाली दृश्य था। और जो बच्ची बाहर खेलने कूदने और पढ़ने लिखने का समय है, वो बाहर की दुनिया उस गाड़ी की जाली से झांक करके देख रही है। बाहर आई है जेल से, फिर भी बाहर की दुनिया गाड़ी के अंदर से देख रही है। तो बस उसके बाद दूसरे दिन उस बैठक बुलाई है और बच्चों की पूरी संख्या का आकलन मांगा और हमने निर्देश दिया कि सभी बच्चों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था हो जेलों में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मंच पर आने के लिए। धन्यवाद सभी का, धन्यवाद सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, न्यूज नेशन नेटवर्क के न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आप सभी लोगों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी। द लेजेंड्स यूपी के लिए गौरव की बात, वो लोग जिनसे आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, जो गौरवान्वित करते हैं न केवल अपने परिवार को पर पूरे समाज को। और इसी कड़ी में सबसे पहले जो आज हमारे साथ जुड़े हैं उनका मैं परिचय आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ डॉक्टर नरेश शर्मा जी जुड़े हुए हैं, न्यूरो फिजिशियन हैं। बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज स्टेट पर। आपके साथ चर्चा की शुरुआत करूंगी, आपसे जानूंगी कई अहम मुद्दों पर, कई अहम बातें मुझे जाननी है। लेकिन सबसे पहले आगरा में स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या हाल है, क्या देखते हैं आप, कैसी लगती है आपको? आगरा में स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे हॉस्पिटल हैं यहाँ पे जी। तो बहुत अच्छी है व्यवस्था हेल्थ के लिए। आसपास के इलाकों से भी लोग यहाँ पर आते हैं तो भीड़ काफी ज्यादा बढ़ जाती है, तो क्या इससे कोई प्रेशर बिल्ड होता है, इससे कोई दबाव पड़ता है, इससे काम में कोई कमी हो जाती है? देखो, आगरा में तो बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और आगरा में क्योंकि डॉक्टर भी बहुत अच्छे हैं, हॉस्पिटल भी बहुत अच्छे हैं, पर जी ऐसा दबाव जैसा ऐसा कोई बात नहीं है। दबाव शायद सरकारी वहाँ पे एसएन मेडिकल कॉलेज में वहाँ पे दबाव होता होगा, और हम लोग या प्राइवेट हॉस्पिटल या कंसल्टेंट, हम लोगों के ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता है। हमारे पास तो जो पेशेंट आते हैं उनको हम देखते हैं। जी। किस किस टाइप के पेशेंट्स आते हैं आपके पास? देखो, न्यूरोलॉजी में जो सर दर्द का है, कमर दर्द का है, गर्दन दर्द है, चक्कर है, और मिर्गी के फिट्स एपिलेप्सी के पेशेंट आते हैं, स्ट्रोक यानी पैरालिसिस के पेशेंट आते हैं,
और कोई पेशेंट बेहोश हो जाते हैं, बेहोशी की कंडीशन में लाए जाते हैं। एक बारी मैं फिर से चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को समझाएं, क्योंकि आप न्यूरो फिजिशियन हैं, तो क्या क्या समस्याएं लोगों को इसमें फेस करनी पड़ती है, क्योंकि कई बार जानकारी का अभाव लोगों में होता है, तो उसके बारे में अगर उनको थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। न्यूरोलॉजी से रिलेटेड आजकल देखो बहुत समस्याएं आ रही हैं, क्योंकि हम लोगों का जो लाइफ स्टाइल है, सोने का, जगने का, चलने का तरीका, बैठने का तरीका और एक्सरसाइज नहीं करते हैं, ये सब बदल गया है। इसकी वजह से सबसे पहले तो स्ट्रेस, नींद की समस्या हो जाती है जी। उससे सर में दर्द हो सकता है। गलत पोस्चर में बैठने से, गलत पोस्चर में काम करने से जो गर्दन में दर्द, कमर में दर्द हो सकता है जी। और गर्दन में दर्द, गर्दन में नस दब जाती हैं, उसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं। उसमें चक्कर आना, गर्दन में दर्द हो सकता है, सर का भारीपन भी हो जाता है कभी कभी। और कमर का दर्द है, ये भी आजकल कुछ लोग जिम में जाके वेट लिफ्टिंग करते हैं, गलत तरीके से करते हैं, या आगे झुक के कोई लगातार काम करते हैं, ये बैठने का तरीका ठीक नहीं होता है, तो उनके कमर में दर्द हो जाता है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे इस मंच को हमारे साथ साझा करने के लिए। थैंक यू। चलिए, तो चर्चा की शुरुआत करते हैं अपने तमाम सवालों के साथ। हमारे साथ जो हमारी गेस्ट मौजूद हैं उनके पास लिए चलते हैं। एजुकेशन की अब हम बात करेंगे, शिक्षा की, जो सबसे अहम है किसी भी इंसान को इस समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए। डॉक्टर गौरव, सबसे पहले आपके पास आते हुए, आगरा में शिक्षा का जो स्टेटस है, एजुकेशन स्टेटस है, उसको अभी कैसे देखते हैं आप, कैसा है? देखिए, वैसे तो आगरा में, और अगर मैं नियर बाई एरिया की बात करूं, तो शिक्षा का जो स्तर है वो धीरे धीरे पहले से उसमें सुधार आया है। लेकिन अगर मैं उसको वर्ल्ड लेवल पे या नेशनल लेवल पे उसकी बात करूं, तो कोई भी ऐसा बड़ा इंस्टीट्यूशन जैसे आईआईटी है या नेशनल इंस्टीट्यूट है, कोई उस तरीके का कोई बड़ा प्रीमियम लेवल का इंस्टीट्यूशन यहाँ नहीं है। हालांकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में हम लोगों ने प्रयास करके थोड़ा सा यहाँ पे अच्छा करने की कोशिश की है। प्रोफेशनल एजुकेशन को हम लोग एक नए पैराडाइम पे लेके आए हैं। ठीक है, आपके पास वापस आऊंगी। डॉक्टर प्रदीप भी हमारे साथ मौजूद है। पिछले 5 सालों में आपने कुछ चेंजेस देखे हैं डॉक्टर प्रदीप एजुकेशन सेक्टर में? एजुकेशन सेक्टर में 5 साल में जो सबसे बड़ा चेंज आया है वो मेडिकल एजुकेशन में आया है, स्पेशली होम्योपैथिक मेडिकल एजुकेशन में आया है। 2010 में नेमिनाथ होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की मैंने स्थापना की और आज नेमिनाथ होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज इंडिया का नंबर 1 होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज है। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये इंडिया का पहला NABH एक्रेडिटेड हॉस्पिटल है जी। और अभी 2016 से यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट भी हो रहा है। 36 सीट्स हैं MD होम्योपैथी की। और अभी पिछले 3 साल से लगातार मेरे पास विदेशी लोग पढ़ने आ रहे हैं। आपके सामने बैठे हुए हैं डॉक्टर एंटन रोहरर जी। ये ऑस्ट्रेलिया से आए हैं और 15 दिन की ट्रेनिंग के लिए क्लिनिकल ट्रेनिंग में आए हुए हैं। आगरा में जो अभी चिकित्सक ढांचा है, जो हेल्थ का स्टेटस है, वो आपको लगता है कि उसको और इम्प्रूव होने की जरूरत है और नई ऐसी पॉलिसीज और नई ऐसी नीतियां आने की जरूरत है जिससे और ज्यादा इम्प्रूवमेंट हो सकता है, या फिर जो चल रहा है ठीक चल रहा है? नहीं, वो जो चल रहा है ठीक तो कभी नहीं हो सकता। इम्प्रूवमेंट की तो हमेशा ही गुंजाइश होती है। हम कर भी रहे हैं। हमारे बहुत सारे, वी आर नंबर 1 कॉर्पोरेट हॉस्पिटल इन आगरा। हमारे मैक्सिमम बेड्स हैं यहाँ पे। 2 हॉस्पिटल हम चला रहे हैं। कुछ हमारी आउटरीच OPDs भी हैं अलीगढ़ में, मैनपुरी में, मथुरा में। और इसके अलावा हम रिसर्च भी कर रहे हैं इसमें। हम पहले इंस्टीट्यूशन थे जिन्होंने मेडिकल रिसर्च, क्लिनिकल रिसर्च वो सब स्टार्ट किया यहाँ पे, पहले नहीं होता था। तो ड्रग ट्रायल्स हमने कई सारी करी हैं, 2nd फेज, 3rd फेज, 4th फेज में भी। उसके अलावा हम DNB की टीचिंग, विच इज इक्वल टू पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग इंस्टीट्यूशन फॉर एनी मेडिकल कॉलेज, वो हम बहुत सारे स्ट्रीम्स में DNB की टीचिंग हम कर रहे हैं। कई कोर्सेज स्टार्ट हैं, कई और स्टार्ट होने वाले हैं जी। गवर्नमेंट से आप एक्सपेक्ट करते हो कि कुछ ऐसी नई पॉलिसीज आनी चाहिए, कुछ नई नीतियां बननी चाहिए, कुछ और योजनाएं ऐसी चलनी चाहिए जिससे एजुकेशन और बेटर हो सके? देखिए, मैंने पहले भी कई जगह इस बात को उठाया है
कि आजकल ऑनलाइन एजुकेशन की जो डिमांड है वो बहुत ही ह्यूज डिमांड है, और कोविड के बाद से पूरे वर्ल्ड ने इसको माना है कि ऑनलाइन एजुकेशन हैज बिकम अ वेपन नाउ। तो इसमें कुछ ऐसे फ्री वाईफाई जोन्स अगर सरकार उनको, क्योंकि अगर आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं होगी, मैं बात करता हूं उस पिछड़े हुए अनप्रिविलेज तबके की जिसके पास ये फैसिलिटीज नहीं होती हैं। आपका अल्टीमेट एम जो सरकार का है या होना चाहिए वो उन लोगों को जिनको एजुकेशन आसानी से नहीं मिल पा रही है या उनकी पॉकेट में उतने पैसे नहीं है कि वो एक अच्छी जगह से एजुकेशन ले पाएं, महंगी एजुकेशन को वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, वहां तक जो फैसिलिटीज हैं वो प्रॉपर पहुंचनी चाहिए। ठीक है डॉक्टर प्रदीप, मैं एक सवाल आपसे ये पूछना चाह रही थी। होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज आपका है, ये दर्शकों को भी थोड़ा आप ब्रीफ कर दीजिएगा कि व्हाई वुड दे गो फॉर होम्योपैथी इंस्टेड ऑफ एलोपैथी, क्योंकि थोड़ी कंफ्यूजन रहती है, लोगों को असमंजस की स्थिति मन में रहती है। जी कोई कंफ्यूजन नहीं है। कोविड में आपने देखा क्या हाल था, केवल नेमिनाज पूरी दुनिया में आगे आया और हमने 6.5 लाख लोगों को दवा दी, जिसमें से 45 लोग इन्फेक्टेड हुए। तो हमारी जो दवा है वो कहीं वैक्सीन से ज्यादा कारगर हुई। इसके अलावा पूरे आगरा को पता है, पूरे जो लोग देखते हैं सबको पता है कि नेमिनाज एक ऐसा हॉस्पिटल था होम्योपैथी का पूरी दुनिया में जिसमें ना मास्क की जरूरत थी, ना पीपी की जरूरत थी, ना किसी चीज की जरूरत थी, और हम लोगों ने 12,565 लोगों का इलाज किया, जिसमें से केवल 6 लोगों की डेथ हुई। ये विश्व में सबसे कम डेथ है। तो इसलिए मैं सबको बताना चाहता हूं कि होम्योपैथी एलोपैथी से बहुत आगे है, बहुत आगे है। ये तो पता जब लगता है जब आप होम्योपैथी इस्तेमाल करते हैं। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू। नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आप सभी लोगों का। हम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के गौरव की बात, और वो तमाम लोग आज हमारे साथ मौजूद हैं जिन पर उत्तर प्रदेश गर्व करता है। तो अभी चर्चा के लिए जो हमारे साथ मौजूद है मदर इंडिया कॉन्वेंट स्कूल से समीर शुक्ला हमारे साथ मौजूद है, वो चेयरमैन है। बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज स्टेट पर। हमारे साथ मौजूद है शोभराज लालचंद ज्वेलर्स से मधुर नागवानी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मधुर जी, आपके साथ शुरुआत करते हुए सबसे पहले तो ये बताइए, ज्वेलरी का काम है आपका, क्या काम करते हैं आप? ज्वेलरी स्टोर है हमारा, उसमें गोल्ड एंड डायमंड्स। गोल्ड एंड डायमंड्स। कैसा चल रहा है कारोबार? टचवुड काफी अच्छा चल रहा है। काफी अच्छा चल रहा है। इट्स एट अ बूम राइट नाउ। ओके, इट्स एट अ बूम राइट नाउ। ये मैं आपसे पूछना चाहती थी कि कोविड आया, 2-2.5 साल ऐसे बर्बाद हो गए, तो उसकी वजह से काफी नुकसान हुआ, खासकर की जो व्यापारी वर्ग था, व्यवसायिक वर्ग था, उनको काफी नुकसान हुआ है। ये नुकसान सोने चांदी वालों को भी हुआ है या फिर आप लोगों की बल्ले बल्ले थी? सी प्रैक्टिकली स्पीकिंग चांदी एंड सोने वाले को नुकसान कोई नहीं हुआ था, क्योंकि लॉकडाउन के बाद गोल्ड एंड सिल्वर के रेट स्काई रॉकेट कर गए थे एकदम से, जो जस्ट अभी नीचे आए हैं इसी ईयर में। तो एज इन किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ था, उल्टा प्रॉफिट्स हुए थे। उल्टा प्रॉफिट्स हुए थे। ग्रेट। समीर सर, आपके पास आते हुए, स्कूल्स और एजुकेशन के हम बात कर रहे हैं कि एजुकेशन सेक्टर जो है, अभी आगरा में हम मौजूद है, आगरा का जो एजुकेशन स्टेटस है उस पर आपका अभी क्या कहना है? आपको कैसा लगता है वो? देखिए, हमारे सभी स्कूल्स कानपुर में हैं और कानपुर से ही मैं आया हूँ। होपफुली आप सबका सहयोग आशीर्वाद रहेगा तो बहुत जल्द हम आगरा में भी होंगे। तो राइट नाउ जो एकेडमिक सिचुएशन है सभी जगह की एंटायर यूपी में ऑलमोस्ट सेम है। जो कंडीशंस थी कोविड के बाद की, तो अगर हम कोविड के टाइम पर एजुकेशन की बात करें तो जो निराशाजनक स्थिति एजुकेशन की थी वो पेरेंट्स की तरफ से ज्यादा थी। जो भी प्रॉब्लम्स थी वो पेरेंट्स के एंड से थी कि उस टाइम पर उन्होंने बच्चे को उतना फोर्स नहीं किया कि जो एक एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा था हमारे आपके बीच में, उसमें उस बच्चे को वो इम्पोर्टेंस एजुकेशन को देते। एजुकेशन उतना ही इम्पोर्टेंट है जैसे हमारी लाइफ में एयर है, ऑक्सीजन है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने ओपिनियन, अपने विचार हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। और चलिए अब अपने अगले सेशन की हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि आज हम स्वास्थ्य पे बात कर रहे हैं। आज हम इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है उत्तर प्रदेश का, उस पर बात कर रहे हैं। हमारे साथ जो खास मेहमान मौजूद है, एक बार फिर से मैं उनका परिचय आपसे करवा देती हूं और फिर हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ राकेश गर्ग जी मौजूद हैं, जो उपाध्यक्ष है लघु उद्योग निगम के। तो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम। इन्हीं के साथ साथ हमारे साथ मौजूद है पूरन डाबर जी, जो आगरा फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट चैम्बर की प्रेसिडेंट है। Another round of applause for him.
एंड डॉक्टर नरेंद्र कुमार जो सीनियर न्यूरो सर्जन है वो हमारे साथ मौजूद है और जो हेल्थ सेक्टर है उस पर आज हम चर्चा करेंगे, उनके लिए भी तालियां हो जाए। शुरुआत राकेश जी आप ही से करना चाहेंगे। इंडस्ट्रियल सेक्टर की हम बात करेंगे, सबसे पहले उसी की बात करते हैं। कैसा परफॉर्मेंस है अभी इंडस्ट्री का? कोरोना के 2-2.5 साल बीत गए हैं और नुकसान नो डाउट उसमें बहुत ज्यादा हुआ है, लेकिन अभी प्रदेश कैसा कर रहा है, इंडस्ट्री कैसा काम कर रही है? देखिए, अभी जो इस समय का सीन है, अगर हम देखें 2017 से उत्तर प्रदेश में अगर किसी भी राज्य की या किसी देश की प्रगति के लिए 2 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होती है जी। एक होती है उनकी नीति, नेता और वातावरण, एटमॉस्फेयर। हमें इस बात की बड़ी खुशी है कि जब से माननीय योगी जी आए हैं उद्योग को लेकर के चिंता शुरू हुई है और उद्योग को लेकर के संवेदनशीलता, उद्योग को लेकर अच्छी नीतियों का निर्माण होना, और यह हम देख भी रहे हैं। देखिए, जो ओडीओपी है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, पहले हम जानते हैं कि प्रत्येक एक जिले की, एक शहर की, एक किसी न किसी उत्पाद को लेकर के पूरे देश में एक पहचान होती थी। जैसे आगरे का पेठा रहा या फिरोजाबाद की चूड़ियां रही जी, मगर उसको प्रमोट नहीं करता था कोई, सरकार में प्रमोशन नहीं था, पॉलिसीज के तरीके से उसको कोई किसी तरह से उसे इंसेंटिव्स मिले, उसको स्पेशल ट्रीट किया जाए, क्योंकि वह उत्पाद बाहर से लोग आके तो ले तो जाते थे लेकिन उसका प्रचार प्रसार कम था। ऐसे लोगों को बढ़ाने के लिए ओडीओपी हुआ, और मैं ये देख रहा हूं निरंतर ओडीओपी का हर उत्पाद, अगर आप जितने 75 जिले बने हैं उन्होंने एक-एक उत्पाद डिक्लेयर किया, साथ में एक-एक सबऑर्डिनेट भी जोड़ा है काफी जिलों में। अगर आप उनके आंकड़े देखें जी, तो जब से ये पॉलिसी शुरू हुई है 40 से 50% की ग्रोथ काफी जगह आई है, नेगेटिव तो कहीं नहीं थी। और मुझे लगता है जिस तरह से चल रहा है ओडीओपी का, ये बहुत अच्छा है और इसके और भी अच्छे परिणाम आएंगे। अभी खाली प्रदेश, देश में, इंटरनेशनली भी ये काफी पॉपुलर होगा। चलिए ठीक है, आपके पास मैं वापस लौटूंगी। पूरन जी, आपसे मैं ये जानना चाह रही थी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर अगर अच्छा काम कर रहा है तो वो कौन कौन सी ऐसी पॉलिसीज है, वो कौन कौन सी ऐसी नीतियां हैं जिसके तहत आगे बढ़ रहा है प्रदेश? ये देश का जो काल है वो अमृत काल के नाम से जाना जा रहा है और ऐसे ही ये अमृत काल नहीं कहा जा रहा। बड़े ट्रांजिशन फेस में है कंट्री, और एक जहां एक बार आजादी के समय नारे हुआ करते थे, इनकलाब जिंदाबाद और अंग्रेजों भारत छोड़ो, आज जो नारे बिल्कुल बदल गए। आज मेक इन इंडिया की बात करते हैं, स्टार्टअप इंडिया की बात करते हैं, स्पीड अप इंडिया की बात करते हैं, स्किल इंडिया की बात करते हैं, री स्किल इंडिया की बात करते हैं, अप स्किल इंडिया की बात करते हैं। लगातार उसके मायने बदले हैं और भारत एक बड़ी छलांग, भले ही कोरोना का 2 वर्ष का जो पीरियड रहा हो उसमें हमको देखने को मिला हो कि कई परेशानियां आई हों, लेकिन उससे भी बहुत कुछ सीखने को मिला है और मुझे लगता है कि उससे एक बड़ी छलांग का एक दूसरा उसको कहना चाहिए कि एक अवसर भी था। डॉक्टर साहब, हेल्थ सेक्टर पे क्या स्टेटस है अभी आगरा का? ऐसे देखा जाए कि आई एम फ्रॉम केजीएमसी, लखनऊ से हूँ, सो मेरे बहुत सारे सीनियर्स फ्रेंड्स आगरा से हैं एंड मेरे सीनियर्स के हॉस्पिटल्स यहाँ पे, तो आगरा अपने आप में एक जो है मेडिकल साइंस में काफी ऊपर आता है। वैसे कहा जाए कि काफी पहले हॉस्पिटल्स कम हुआ करते थे, लेकिन नाउ इट इज काफी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं, दे आर डूइंग गुड एंड आई हैव लिसन्ड अबाउट। अब कहीं इन्फेक्शन हो जाता है, इट्स नहीं, ऐसा नहीं है कि सर्जन की कमी के कारण ही इन्फेक्शन हो रहा है, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी पे भी डिपेंड करता है। आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कम है, आप आज समझिए कि हर किसी के अंदर इन्फेक्शन का बैक्टीरिया होता है। सो वी कैन नॉट से, हम ये नहीं कह सकते कि सर्जन की कमी के कारण इन्फेक्शन हुआ है। हाँ, लेकुनाज हर जगह पर है, बट फिर भी मैं कहूंगा हेल्थ सेक्टर। लेकिन अगर टॉर्च की लाइट में ऑपरेशन हो तो उस पर तो सवाल उठेगा, वो तो लापरवाही कही जाएगी। इसमें भी मैं एक क्वेश्चन मतलब आंसर आपको देना चाहूंगा। समटाइम्स भाई देखिए, सबके पास बैकअप है, जनरेटर बैकअप्स होता है, मशीनरी फेलियर की मैं आप कुछ नहीं कर सकते, बट एक वेल क्वालिफाइड डॉक्टर एंड वेल कॉर्पोरेट हॉस्पिटल एंड वेल स्टेबल हॉस्पिटल्स जो भी हैं, दे आर फॉलोइंग देयर गाइडलाइंस, जो उन्हें करनी चाहिए जी। लेकिन अब बहुत छोटे से किसी क्वैक के यहाँ पे कोई ऑपरेशन करा रहा है तो उसमें नाम बदनाम तो
हम ही लोगों का होता है। आप देखिए आम जनता में भी अगर कोई झोला छाप डॉक्टर है तो डॉक्टर साहब उसे कहा जाएगा, एंड बहुत कुछ हो रहा है, एवरीबडी नोज। सो मेरा मानना है कि क्वालिफाइड डॉक्टर्स आर डूइंग गुड जॉब एट देयर बेस्ट। ठीक है, बहुत शुक्रिया।